हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मर्डर केस सॉल्व करने के लिए पुलिस बनना जरूरी नहीं, दिमाग होना जरूरी है। कैसे एक आदमी अपने दिमाग से एक जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है, यही इस मूवी की कहानी है। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर रमन और रिमशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डोनी के दिन रात ट्रू क्राइम स्टोरीज पढ़ने में जाते हैं। पढ़ना क्या, वो तो उन्हें स्टडी करता है, मगर उसके पीछे भी एक वजह है। पुलिस एकेडमी में एडमिशन लेते वक्त डोनी को सिर्फ इसलिए फेल किया गया था क्योंकि उसके बाएं पैर में डिफेक्ट था। डोनी का तो मानो जिंदगी भर का सपना ही टूट गया। अक्लमंद होने के बावजूद बेचारे डोनी की अकल सिर्फ क्राइम स्टोरीज पढ़ने तक ही रह गई। उसे खास इंटरेस्ट है अनसॉल्व मर्डर केसेस में। वैसे गुजारे के लिए डोनी एक बुक शॉप चलाता है, मगर डोनी की जिंदगी इतनी आसान और खुशहाल नहीं। डोनी की मीशा से शादी हुई है। उसे पीकू नाम का 8 साल का लड़का और टिमी नाम की छोटी लड़की भी है, जिनको संभालने का जिम्मा ऑफ कोर्स डोनी के सर पे है। आखिर किसी को तो घर और बच्चे संभालने होंगे, फैमिली चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो डोनी हाउस हस्बैंड बन गया है और इसी बात पे मीशा हमेशा उस पे चिड़ी हुई होती है। जब भी वक्त मिलता है डोनी पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसका खास दोस्त जुनसू पुलिस डिटेक्टिव है। इस पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर नोआ डोनी से बड़ा परेशान है क्योंकि डोनी आए दिन वहां आता है और उसकी तहकीकात के बीच इंटरफेयर करता रहता है। हालांकि डोनी के सुझाव सही होते हैं, मगर वो पुलिस तो है नहीं, तो उसके सुझावों को मानना नोआ अपना इंसल्ट समझता है। डोनी जुनसू का दोस्त है, इसीलिए उसे बर्दाश्त किया जाता है। नोआ जुनसू को धमकी भी देता रहता है कि अपने दोस्त को समझाओ, वरना किसी केस में फंसा के उसे जेल भेज दूंगा। नोआ की जिंदगी भी परेशानियों से गुजर रही है। कभी वो इसी पुलिस स्टेशन का चीफ था। एक गैंगस्टर को पकड़ते वक्त उसने गैंग के 3 मेंबर्स को शूट करके मार दिया, जिसकी वजह से उसका डिमोशन हुआ। चीफ से वो सीनियर बना तो उसका जूनियर टॉमी उसका बॉस बना। ये इंसल्ट उसे चैन से बैठने नहीं देता। वैसे नोहा पुलिस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, तो उसके सोचने का तरीका भी वैसे ही है, यानी किताबी। यहाँ एक रात डोनी और जुनसू शराब पी के टल्ली हो जाते हैं। डोनी का पुराना दुख बाहर आता है। वो जुनसू से कहता है, अगर मेरे पैरों ने धोखा ना दिया होता तो आज मैं डिटेक्टिव होता। तभी डोनी को उसके दूसरे खास दोस्त योंग का फोन आता है। योंग डोनी को अपने बुचर शॉप पे शराब पीने बुलाता है। डोनी, जुनसू और योंग स्कूल के वक्त के खास दोस्त है, मगर आजकल जुनसू और योंग में किसी बात को लेके अनबन चल रही है। तो जुनसू डोनी के साथ योंग के शॉप जाने को तैयार नहीं होता, मगर अगले ही पल वो योंग की वाइफ रोजा से मिलता है। जुनसू रोजा को एक एनवलप देके उससे कहता है कि उसे ये सब बातें योंग को बतानी चाहिए। रोजा योंग से डिवोर्स लेने वाली है। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है या आगे जाके पता चलता है। या दूसरे दिन डोनी बच्चे के रोने की आवाज सुन के जाग जाता है, तो वो योंग के घर होता है और योंग का 6 महीने का बच्चा रो रहा होता है। नीचे जमीन पे योंग नशे में धुत पड़ा हुआ होता है। डोनी जैसे ही बच्चे को देखने बेडरूम में जाता है तो वहाँ का नजारा देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी ने रोजा का बेरहमी से मर्डर किया है। खबर सुनते ही जुनसू भागता हुआ अपने दोस्त के घर पहुंचता है। वो भी शॉक होता है। कल ही रात वो रोजा से मिला था और अब ये हुआ है। क्राइम लोकेशन पे नोआ पहुंचता है। हाथापाई में रोजा की वॉच टूट के बंद पड़ गई थी, जिसपे 11:22 का वक्त दिखा रहा है, जो शायद उसके हत्या का वक्त है। नोआ का मानना है किलर का मकसद रोजा को मारना यही था, क्योंकि घर में चोरी नहीं हुई। रोजा को गर्दन के पीछे चाकू मार के उसकी हत्या की गई है। किलर राइट हैंड था, मगर उसने लेफ्ट हैंड में चाकू पकड़ के मर्डर किया है। वहाँ खड़ा डोनी नोआ से कहता है किलर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किसी लेफ्ट हैंडेड को फंसाना चाहता है। नोआ जुनसू से कहता है कि जब वाइफ का मर्डर होता है तो ऐसी 90% केसेस में उसका हस्बैंड ही मर्डरर होता है। तो अब जुनसू को अपने दोस्त योंग को इंट्रोगेट करना पड़ता है। योंग बताता है कि मर्डर के वक्त वो डोनी के साथ था। एक ढाबे पे शराब पी रहा था। 4 बजे दोनों घर लौटे और नशे में सो गए। उस ढाबे का वेटर भी गवाही देता है कि रात को 10:30 बजे से सुबह 3 बजे तक डोनी और योंग उसके ढाबे पे शराब पी रहे थे। तो नोआ के हस्बैंड के मर्डर वाली थियरी फेल हो जाती है। अपनी वाइफ की हत्या से योंग शॉक में है। रोजा के मर्डर की खबर सुन के मीशा भी शॉक हो जाती है। उसे भी योंग पे शक है। फोरेंसिक डॉक्टर एक अजीब बात नोआ को बताता है कि रोजा की वॉच के पीछे उसका खून लगा है, मगर उसकी कलाई पे कोई चोट का निशान नहीं। तो वॉच के पीछे खून का धब्बा आया कैसे? शायद किलर ने वॉच निकाल के उसे तोड़ा, फिर उसे रोजा की कलाई पे बांध दिया। मगर उसने ऐसा किया क्यों? तो यहाँ डोनी अपनी बुक शॉप अपने बेटे के भरोसे छोड़ के केस की तहकीकात करने निकल पड़ता है। नोआ का जूनियर टॉमी, जो अब उसका बॉस बना बैठा है, वो डोनी को नीचा दिखाना चाहता है। वो नहीं चाहता
नोआ एक केस सॉल्व करे तो वो नोआ को दूसरी केस पे लगा देता है। दूसरी ओर डोनी भी परेशान है क्योंकि जुनसू उसे केस की प्रोग्रेस के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं। तो घर में मीशा उसे चैन से सांस लेने नहीं दे रही। रात को उसे मीशा से पता चलता है कि योंग की पड़ोसन ने रात को 10 बजे के करीब योंग के घर के सामने एक अजनबी को देखा था। दूसरे दिन जुनसू जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है सब उसे शक की निगाहों से देखने लगते हैं क्योंकि पुलिस को पता चला है कि योंग की वाइफ ने एक अपार्टमेंट जुनसू के नाम पे खरीद के रखा है। तो अब जुनसू को शक के चलते अरेस्ट किया जाता है। यह अपार्टमेंट का सौदा रोजा ने योंग से छुपा के रखा था। टॉमी जानना चाहता है कि जुनसू का रोजा के साथ क्या चक्कर चल रहा था। जुनसू बताता है कि योंग को जुए की लत थी। उसने काफी पैसे कर्जे के तौर पे उठाए थे। रोजा नहीं चाहती थी उसकी मेहनत के पैसे लोन शार्क के मुंह में चले जाए। पैसों को लोन शार्क से बचाने के लिए रोजा ने अपने पैसों से जुनसू के नाम पे अपार्टमेंट खरीदा ताकि जैसे ही कर्जा चुकता हो जाएगा वो उससे अपार्टमेंट वापस ले सकती है। नोआ जुनसू से कहता है तुम लेफ्टी हो ना। तो अब टॉमी जुनसू के खिलाफ केस बनाता है कि जुनसू और रोजा के बीच संबंध थे। मजे के लिए रोजा ने अपार्टमेंट खरीदा तो अपार्टमेंट हड़पने के लिए जुनसू ने रोजा का मर्डर किया। इस बात को लेकर टॉमी और नोआ के बीच हाथापाई होती है। तो अब टॉमी नोआ को चैलेंज करता है कि वो 2 हफ्तों में जुनसू के खिलाफ कोर्ट में केस खड़ा करके उसे सजा दिलाएगा। नोआ जिनसू को जितना चाहे उतना बचाने की कोशिश करे। जो हारेगा वो जॉब से रिजाइन करेगा। यहाँ डोनी योंग से मिलने उसके बुचर शॉप जाता है जहाँ टीवी पे यही न्यूज चल रही है कि रोजा के मर्डर में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड जुनसू को अरेस्ट किया है। तो अब डोनी योंग की उस पड़ोसन से मिलने जाता है जिसका जिक्र कल रात मीशा ने किया था। वो लेडी बेकरी चलाती है मगर उसी वक्त नोआ भी तहकीकात करने वहाँ पहुँचता है। वो लेडी बताती है कि रात को जब वो घर पहुंची तो उसने एक आदमी को योंग के घर के सामने देखा मगर शायद जब दरवाजा नहीं खोला गया तो वो आदमी नीचे अपनी कार में बैठ के इंतजार करने लगा। वो लेडी बताती है कि उसने उस आदमी के कार का नंबर भी लिख के रखा है मगर जब वो नंबर लिखा पेपर नोआ को देने जाती है तो डोनी उससे वो खींच के उस नंबर को दिमाग में रख के पेपर को जला देता है। अब डोनी नोआ से कहता है कि अगर नंबर जानना चाहते हो तो मुझे अपने साथ तहकीकात में शामिल करो। नोआ डोनी से कहता है क्राइम स्टोरीज पढ़ के कोई डिटेक्टिव नहीं बनता। फिर भी न चाहते हुए नोआ तैयार होता है तो डोनी उसे नंबर देता है। तो पता चलता है कि कार किसी जैंगो नाम के आदमी की है जिसका वू नाम का नाइट क्लब है। जैंगो की वाइफ से पता चलता है कि जैंगो तो 3 दिन पहले ही चाइना गया है। रात को डोनी मीशा से कहता है कि 5 दिन वो अपनी बुक स्टोर बंद रखना चाहता है ताकि वो केस की तहकीकात कर सके। जिस बात पर मीशा गुस्सा होती है वो उससे कहती है चुपचाप बुक स्टोर और बच्चों को संभालो, हमारे लिए पैसे जरूरी है, केस नहीं। फिर भी दूसरे दिन डोनी स्टोर में अपने बेटे पीकू को बिठा के छोटी टीमी को लेके नोआ के साथ तहकीकात करने निकल पड़ता है। दोनों जेल जाके जुनसू से मिलते हैं। जुनसू उन्हें बताता है रोजा ने बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए थे मगर वो योंग के कर्जे में चले ना जाए इसलिए उसने मेरे नाम पे उस पैसों से अपार्टमेंट खरीदा जो मुझे उसे बाद में वापस करना था। जुनसू बताता है कि उस रात वो रोजा से मिला था। रोजा योंग से तंग आके डिवोर्स लेने की सोच रही थी तो जुनसू ने उसे रोका क्योंकि उसका असर उनके बच्चे पे पड़ता। रोजा 10 बजे उससे मिलके वहां से चली गई। जुनसू डोनी को एक लेटर देके उससे कहता है कि वो ये लेटर योंग को दे। तभी नोआ को पता चलता है कि जैंगो चाइना नहीं गया, वो शहर में ही है। तो वो दोनों जैंगो के नाइट क्लब की पार्किंग में जाके जैंगो की कार पे नजर रखने लगते हैं। नोआ का बार बार इंसल्ट करना डोनी को पसंद नहीं। वो उससे कहता है एक दिन तुम्हें पता चलेगा मैं कितनी काम की चीज हूँ। नोआ उससे कहता है तुम सिर्फ बच्चों के डायपर बदलने के लायक हो। अब जैसे ही जैंगो कार लेके निकलता है दोनों उसकी कार का पीछा करते हैं। डोनी डायपर घर पे ही भूल आया है तो वो चोरी छुपे नोआ के ओवरकोट से टीमी की शी को पोंछ के काम चला लेता है। जैंगो एक कैफे जाता है तो नोआ वही उसे पकड़ के उससे तहकीकात करता है। जैंगो बताता है कि रोजा ने जो अपार्टमेंट खरीदा था वो उसकी लैंड पे बना था जिसके कुछ पैसे आने बाकी थे। रोजा उसे टाल रही थी इसलिए वो उस रात 10 बजे सीधा उसके घर पहुंचा मगर आधा घंटा वेट करने के बाद वो वहां से निकल गया क्योंकि उसकी किसी के साथ मीटिंग थी। मगर जैंगो उस शख्स का नाम बताने को तैयार नहीं होता जिसके साथ वो रात भर था। डोनी नोआ को बताता है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी कैफे की लेडी वेटर है। जैंगो का उस लेडी के साथ चक्कर चल रहा है। रात को 10:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक दोनों होटल में गुलछड़े उड़ा रहे थे। अपनी अमीर वाइफ से छुपा के जैंगो ये रंगरलियां मनाता है। जैंगो बताता है कि 10:30 बजे इंतजार करके मैं वहां से निकल रहा था तो रोजा की रूम में मैंने 2 लोगों को देखा।
वहाँ से निकलने के बाद नोआ डोनी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला जैंगो का वेटर के साथ चक्कर है? डोनी बताता है वो कैफे शॉप भी जैंगो का ही है और वो लेडी बार बार नर्वस होके हमारी तरफ देख रही थी। मगर अब सवाल ये उठता है वो दो लोग कौन थे जिन्हें जैंगो ने रोजा की रूम में देखा? नोहा कहता है एक रोजा होगी तो दूसरा किलर होगा। डोनी कहता है रोजा तो घर में थी नहीं। नोहा कहता है रात 10 बजे जुनसू से मिलके रोजा टैक्सी से निकली। उस जगह से उसका अपार्टमेंट हार्डली 10 मिनट के रास्ते पे है। जैंगो ने उन दोनों को ही देखा जो 10:30 बजे वहां से निकला। डोनी नोआ से कहता है क्या यही तुम्हारी किताबी अकल है? वो बताता है रोजा और योंग दोनों जॉब करते थे। वो अपनी बेटी को दिन भर बेबी सीटर के पास रखते थे। रात को रोजा उसे कलेक्ट करने बेबी सीटर के पास गई। उसने बेबी को कलेक्ट किया, फिर घर आई। बेबी सीटर शहर के दूसरे कोने में रहती है। ये सब करके घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। रोजा 11 बजे के बाद घर लौटी और हर बार जरूरी नहीं होता वाइफ के मर्डर के पीछे हस्बैंड हो। तुम्हारी थियरी ही गलत है, जिससे नोआ भड़क जाता है। दोनों बेबी सीटर के पास जाते हैं तो पता चलता है डोनी की सोच सही थी। रोजा बेबी सीटर के घर से बेबी को लेके 10:30 बजे निकली। तो फिर से सवाल वही आता है रोजा की गैर मौजूदगी में उसकी रूम में वो दो लोग कौन थे? अब डोनी भी नोहा की तरह ओवरकोट खरीदता है। वो देख के मिशा और तिलमिला जाती है। इधर पैसे की तंगी है और साहबजादे फैशन करने में लगे हैं। वो डोनी से कहती है वो जिसे अपना आइडल मानता है वो नोहा भी अपनी वाइफ के आगे दुम दबा के बैठा होता है। क्योंकि मिशा नोहा के बच्चे को पढ़ाने जाती है तो उसके घर में हो रहा पति पत्नी का ड्रामा उससे छुपा नहीं। नोहा की वाइफ उससे सब घर का काम करवाती है। वो देख के उसे नोहा पे दया भी आती है। अगले दिन डोनी नोहा से मिलता है और उससे पूछता है कि किलर ने रोजा की वॉच को क्यों तोड़ा? 11:22 का वक्त दिखा के वो साबित क्या करना चाहता है? मगर उसका जवाब नोहा भी नहीं जानता। वो डोनी से कहता है मर्डर का मोटिव मालूम करो, मर्डरर अपने आप सामने आएगा। अब नोहा डोनी का ये कह के मजाक उड़ाता है कि रेनकोट पहने से कोई शेरलॉक होम्स नहीं बनता। तो अब डोनी नोहा को हैंड ग्लोव्स गिफ्ट करके उससे कहता है ये रखो, बर्तन मांजने के काम आएंगे। मिशा ने बताई नोहा के घर की स्टोरी। वो उसके सामने उगल देता है कि कैसे नोहा घर में जोरू का गुलाम है। वो उससे कहता है ओवरकोट पहनने से कोई जेम्स बॉन्ड भी नहीं बनता। डोनी मिशा को झूठ बोल के बाहर निकला है कि वो बुक डिलीवरी करने जा रहा है। मगर मिशा डिलीवरी स्कूटर शॉप के बाहर देखती है। वो समझ जाती है डोनी ने उससे झूठ बोला तो वो उसे फोन करके गालियां देने लगती है। डोनी और नोहा दोनों समझ जाते हैं दोनों अपनी वाइफ के सामने भीगी बिल्ली है और अब यही हमदर्द दोनों को एक दूसरे का दोस्त बनाता है। तभी पता चलता है कि सीनियर डिटेक्टिव मिकी की वाइफ का मर्डर हुआ है। तो अब ये दोनों क्राइम सीन पहुंचते हैं। मीना को उसी के पोट्री स्टूडियो की भट्टी में जला के मार दिया गया है। जाने के पहले किलर ने मीना के मोबाइल से उसकी लाश का फोटो लिया था। फोटो का वक्त है 1:05। पुलिस को शक है कि ये किसी ऐसे क्रिमिनल का काम है जिसे मिकी ने अरेस्ट किया था। मीना को गैरेज में मार के बाद में उसे स्टूडियो में लाके भट्टी में जला दिया गया। नोआ डोनी से कहता है रोजा और मीना का मर्डर एक ही केस की कड़ी है और मर्डरर एक नहीं 2 है। एक ने मीना को गैरेज में मारा तो दूसरे ने उसे जलाया। और कोइंसिडेंस से मिकी और योंग कभी एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे, यानी वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। रात को डोनी घर पहुंचता है तो नाराज मिशा उससे कहती है तुम्हें पुलिस खेलना है तो खेलो, मुझे डिवोर्स दे दो। तुम्हें अपने वाइफ और बच्चे की कुछ पड़ी नहीं है, अपने दोस्त की पड़ी है। अगले दिन मिशा घर छोड़ के जा रही होती है तो डोनी मिशा को मनाने की कोशिश करता है मगर मिशा उसकी एक नहीं सुनती। पिको अपनी मम्मी से कहता है डैडी इतने भी बुरे नहीं हैं। मिशा उससे कहती है तुम्हें तो वो हमेशा बेवकूफ बनाता रहता है। अब डोनी और नोहा रोजा और मीना की फोटो लेके तहकीकात शुरू करते हैं मगर उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। डोनी नोहा से कहता है कि 10 महीने पहले की एक केस उसे याद आ रही है जिसमें इसी तरह रैशेल नाम की औरत का मर्डर किया गया था और जो अनसॉल्व रही थी। किलर ने पहले औरत को नदी में डुबो के मारा, फिर न जाने क्यों उसकी लाश को पानी से बाहर किनारे पे निकाल के रखा। रोजा के मर्डर में उसने उसकी वॉच को 11:22 पे तोड़ा। किलर हमें मौत का वक्त बताना चाहता है। रैशेल के मर्डर के वक्त भी उसने उसकी डेड बॉडी को पानी में सड़ने नहीं दिया बल्कि उसे बाहर निकाला ताकि वो पुलिस की नजर में जल्दी आए। उसकी मौत का सही वक्त ऑटोप्सी में पता चले। मर्डरर हमें वक्त क्यों बता रहा है? जब डोनी रैशेल केस से जुड़े डिटेक्टिव से बात करता है तो पता चलता है रैशेल की मौत को सुसाइड करार दिया गया था। रैशेल की मौत की रात ही और एक लड़की की लाश सीवेज गटर में पाई गई थी। रैशेल के हैंडबैग की चेन से उसका गला घोट दिया गया था। रैशेल वुमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी तो ऐसा माना गया कि रैशेल ने उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश की जिसमें उसके हाथों उस लड़की की हत्या हुई। बाद में गिल्ट के चलते रैशेल ने सुसाइड की मगर पानी में सुसाइड करने के बाद रैशेल की बॉडी रोड पे कैसे आई?
तभी पता चलता है उस वक्त ली नाम के एक गुंडे को सस्पेक्ट के तौर पे अरेस्ट किया गया था। नोआ को याद आता है कि इसी ली को रीना नाम की लड़की पे दुराचार करने के जुर्म में 10 साल की सजा हुई थी, मगर 7 साल बाद उसे छोड़ा गया। बाहर आने के बाद उसने रीना को धमकी भी दी थी। वो केस मिकी ही हैंडल कर रहा था। तो अब डोनी को ली पे शक होता है कि उन 2 किलर में से एक ली हो सकता है। नोआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है पुलिस ने मीना के मर्डरर को अरेस्ट किया है। वो आदमी बताता है कि मैं मीना के पॉटरी स्टूडियो में जाया करता था, इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां पाए गए। उस आदमी के मीना के साथ संबंध भी थे। वो आदमी बताता है मीना के हस्बैंड मिकी के नाइट सर्विस देने वाली औरतों के साथ संबंध थे, जिससे मीना मिकी से डिवोर्स लेने वाली थी। उसकी बातें सुनकर मिकी गुस्सा होकर उस आदमी पे हमला करता है। तो टॉमी नोआ से कहता है कि उसके पास जुनसू को बचाने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अब नोआ मिकी से ली का पता पूछता है क्योंकि उसे डोनी की थियरी में सेंस नजर आया है। तो यहाँ घर में डोनी मीशा की सेवा करने में लगा है, मगर मीशा की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई। वो मीशा से ये कह के बाहर निकलता है कि गवर्नमेंट से दी जा रही गुरिल्ला ट्रेनिंग में वो शामिल हुआ है। तो अब डोनी आर्मी का ड्रेस पहन के नोआ के सामने आता है। नोआ के समझ में नहीं आता इस जोकर का क्या करे। अब ये दोनों ली को ढूंढते हुए मिकी ने दिए हुए पते पे पहुंचते हैं। वो एक एक्वेरियम स्टोर है, अंदर कोई नहीं होता। वो स्टोर के बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ आदमी जैसा कुछ लटक रहा होता है और नीचे जमीन पे पानी पड़ा है। नोआ पानी से चलते हुए उस पुतले तक पहुंच जाता है कि तभी अचानक ऊपर से ली इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करता है, जिसका वायर उस पानी में छोड़ा गया है। नोआ और डोनी दोनों बाल बाल शॉक लगने से बच जाते हैं। नोआ ट्यूब पे लटक के अपने आप को बचाता है। डोनी ली को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर ली भाग जाता है। इस वाकये से डोनी डर जाता है। नोआ डोनी से कहता है कि उसे रिस्की काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी फैमिली है, मगर डोनी उससे कहता है कि जब वो मिलिट्री सर्विस में था तब जुनसू ने उसकी बीमार माँ का ख्याल रखा था। माँ की मौत के बाद भी वो हमेशा उसके मेमोरियल जाता था। जुनसू का कर्जा उतारने का ये अच्छा मौका है। अब सब पुलिस वाले ली की तलाश में निकल पड़ते हैं। डोनी इसी सोच में है कि ली को कैसे पता चला वो उसे पकड़ने आ रहे हैं, जो उसने वो शॉक वाला ट्रैप लगा के रखा। या मीशा अब इस बात पे डोनी पे दुखी है कि उसने उसे गोरिल्ला ट्रेनिंग का बहाना बना के बेवकूफ बनाया, जिससे वो उसके सहेली में मजाक बन गई। क्योंकि गोरिल्ला ट्रेनिंग कमांडोज को दी जाती है, आम सिटीजन्स को नहीं। वो उसे धमकाती है या तो फादर बनो या फ्रेंड। डोनी कहता है मैं तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ नोआ को इन्फॉर्मर से खबर लगती है कि ली कार्टून फेस्टिवल में ओटारी का कैरेक्टर बनने वाला है, जो नेशनल पार्क में होने वाला है। वो डोनी के साथ पार्क की तरफ निकलता है। ऑन द वे डोनी नोआ से कहता है कि उसे उस दूसरे मर्डरर का पता चला है। वो बताता है जिस रीना पे दुराचार करने की जुर्म में ली को 7 साल की सजा हुई, उसके मर्डर का ली सबसे बड़ा सस्पेक्ट था, मगर स्ट्रॉन्ग अलाबाई के चलते वो छूट गया। दुराचार के बाद रीना अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे शहर में रहने लगी, जिसका पता सिर्फ उस केस को हैंडल कर रहे डिटेक्टिव मिकी को था। वो दूसरा मर्डरर मिकी ही है। रीना के मर्डर के ठीक 3 महीने बाद रैशल का मर्डर हुआ। तहकीकात से मुझे पता चला कि मिकी ने ही रैशल को वुमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में कभी अरेस्ट किया था। वो उसके कांटेक्ट में था और इस बार भी मिकी रोजा और मीना के मर्डर के कनेक्शन में है। रोजा और मिकी कभी पड़ोसी हुआ करते थे। मीना तो उसकी वाइफ ही है और मिकी ने ही ली को अलर्ट किया कि हम उसे अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो उसने वो शॉक वाला ट्रैप बिछाया। तो अब नोआ डोनी से कहता है मीना ने मर्डरर के हाथ को काटा था, जिससे उसके दांतों में मर्डरर का ब्लड पाया गया, जो AB पॉजिटिव था। मगर डेटा को स्टडी किया जाए तो पता चलता है ना मिकी का ब्लड ग्रुप AB है ना ली का। मीना के मर्डर के वक्त मिकी पुलिस स्टेशन में था तो ली साइबर कैफे में, तो दोनों पे शक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये दोनों नेशनल पार्क पहुंचते हैं। नोआ को देख के ली साइकिल से भागता है, तो नोआ भी साइकिल से उसका पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें नोआ को पता चलता है कि ली के एक पैर पे GPS एंकल मॉनिटर बांधा है, जो पुलिस क्रिमिनल पे नजर रखने के लिए बांधते हैं। ली दोनों को चकमा देके भाग जाता है, मगर अब डोनी इस बात पे नोआ पे बिगड़ता है कि पुलिस वाला होने के बावजूद उसे ये बात पता नहीं थी। तो अब दोनों पुलिस सर्वेलेंस डिपार्टमेंट जाते हैं। नोआ ली के GPS डेटा से जानने की कोशिश करता है कि रोजा और मीना के मर्डर के वक्त ली का लोकेशन क्या था। क्योंकि मॉनिटर बैंड हथकड़ी की तरह होता है, उसे निकाला नहीं जा सकता। तो पता चलता है ली दोनों क्राइम लोकेशन से काफी दूर था। वो देख के दोनों निराश हो जाते हैं। यहाँ कोर्ट में जुनसू का केस शुरू होता है। टॉमी ने पेश किए गए सबूतों के बलबूते पे जज जुनसू को रोजा के मर्डर में 30 साल की सजा सुनाते हैं। जुनसू कोर्ट में ही चिल्ला के योंग से कहता है कि उसने उसकी वाइफ रोजा का मर्डर नहीं किया, मगर डिप्रेस योंग वहां से चला जाता है।
तो टॉमी नोआ से कहता है कल वो उसका रेजिग्नेशन सबमिट करे, क्योंकि यही उन दोनों में शर्त लगी थी। तभी सर्वेलेंस डिपार्टमेंट से नोआ को मैसेज आता है कि ली वॉन्टोंग ब्रिज के पास है, तो वो कार को उस रास्ते पे मोड़ देता है। डोनी को लगता है कि वो कुछ मिस कर रहा है। वो पूरी केस को अपने नजरों के सामने लाता है। दोनों मर्डर में मर्डरर ने टाइम को दिखाने की कोशिश क्यों की? ओवरटेक करते एक मोटरसाइकिल को देख के उसके दिमाग की बत्ती जलती है। हो सकता है मर्डरर 2 नहीं 3 हो। तो अब डोनी उस क्रिमिनल्स का डेटा चेक करता है जिन्हें मिकी ने आज तक अरेस्ट किया था। तो उसे पता चलता है ये केस बिल्कुल उसने पढ़ी एक फिक्शन नॉवेल से मेल खाता है, जिससे उसे लगता है आज रात और एक मर्डर होगा। मिकी की अरेस्ट लिस्ट में जेकब नाम का ऐसा एक क्रिमिनल है जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। जेकब अपनी वाइफ और सौतेले बेटे को पीटा करता था। डोनी नोआ से कहता है मर्डरर हमें क्राइम का टाइम दिखा के वही चीज पे हमें फोकस करना चाहता है। डोना नोआ से कहता है दरअसल मर्डरर ने इसी टेक्निक से 1 साल पहले रीना और रैशल का मर्डर किया। नोआ पूछता है कौन है वो मर्डरर? डोनी कहता है डिटेक्टिव मिकी। नोआ उसकी बातों को हंसी में उड़ाता है। डोनी कहता है इस टेक्निक को एक्सचेंज मर्डर कहते हैं। इसी टेक्निक का जिक्र उस नॉवेल में था। इसमें टारगेट को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे ली रीना को मारना चाहता था, अगर वो वैसा करता तो वो पकड़ा जाता, क्योंकि रीना का वही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मिकी ने उसे ये टेक्निक बताई। उसने ली से कहा मैं रीना को मारूंगा, उसके बदले तुम रैशल को मारना। मिकी रैशल के वुमन ट्रैफिकिंग का फायदा उठा के उसकी लड़कियों के साथ फ्री में मजे किया करता था। तो रैशल उसे ब्लैकमेल करने लगी थी, जो बात उस दिन मीना के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को भी बताई थी। मगर ली जब रैशल को मार के उसकी बॉडी को पानी से बाहर खींच के ला रहा था तो एक लड़की ने उसे देखा। ली ने उस लड़की को मार के सीवेज गटर में फेंक दिया, मगर गलती से उसका बाल उस लड़की के चेहरे पे रह गया। मिकी ने उस लड़की के किडनैपिंग का झूठा केस बना के उसे गिल्ट का नाम देके रैशल की मौत के साथ जोड़ दिया और रैशल की मौत को सुसाइड बता के क्लोज कर दिया। 1 साल बाद अपनी वाइफ के अफेयर्स को लेके मिकी ने अपनी वाइफ का मर्डर करने का सोचा। तब उसके दिमाग में फिर से यही एक्सचेंज मर्डर का फॉर्मूला आया। वक्त दिखा के वो ये कहना चाहता था कि मेन सस्पेक्ट तो उस वक्त किसी और के साथ है। उसने मेन सस्पेक्ट का अलाबाई बना के रखा था। नोआ कहता है रोजा और मीना का तो मर्डर हो चुका है, तो तुम किस तीसरे मर्डर की बात कर रहे हो? डोनी कहता है इस बार 2 नहीं 3 लोगों के बीच में मर्डर एक्सचेंज का फैसला हुआ। 3 मर्डरर 3 विक्टिम। इस बार 2 मर्डरर साथ में काम कर रहे थे, क्योंकि वो 2 मर्डरर नौसिखे हैं। अकेला मर्डर का काम नहीं कर सकता। इस बार मिकी ने 2 नए लोगों को अपने साथ लिया। उसमें से एक जैंगो है, दूसरा जेकब है। रोजा जैंगो के अफेयर्स के बारे में जानती थी। जैंगो को डर था कहीं रोजा ये बात उसकी अमीर वाइफ को ना बताए, तो वो रोजा को मारना चाहता था। जेकब, जिसे अपनी वाइफ और सौतेले लड़के के साथ मारपीट करने की जुर्म में 2 दिन पहले ही लॉकअप में डाला है, उसे शक है उसकी वाइफ अभी भी उसके एक्स हस्बैंड के रिलेशन में है। नोआ डोनी की इस थियरी पे विश्वास नहीं करता। डोनी बताता है मीना को मारते वक्त जेकब ने जानबूझ के अपने ब्लड का सैंपल मीना के दांतों पे छोड़ा, ताकि कोई मिकी पे शक ना करे, क्योंकि जेकब का ब्लड ग्रुप मिकी के ब्लड ग्रुप से अलग है। आज रात जेकब लॉकअप में है, कल उसे बेल मिलेगी, वो रिहा होगा, तो बाकी 2 लोगों को आज रात ही जेकब की वाइफ सुजान को मारना होगा। हमें उसे बचाना होगा। मगर नोआ डोनी की स्टोरी पे विश्वास नहीं करता। डोनी कहता है जुनसू को बचाने का ये आखिरी मौका है। नोआ डोनी से कहता है तुम्हारे स्टोरी के हिसाब से रोजा का मर्डर मिकी और जेकब ने किया, तो मीना का मर्डर जेकब और जैंगो ने किया। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो, तभी मैं तुम्हारी थियरी को मान जाऊंगा, वरना तुम्हें कार से उतरना होगा। नोआ पूछता है कि अगर रोजा का मर्डर जैंगो के लिए किया गया था, तो वो मर्डर के वक्त रोजा के अपार्टमेंट के आसपास क्या कर रहा था, जबकि उसे तो उस वक्त क्राइम स्पॉट से दूर अपने एविडेंस के साथ होना चाहिए। डोनी जवाब नहीं दे पाता, तो नोआ उसे अपनी कार से नीचे उतारता है। यहाँ वो 2 मर्डरर सुजान के हस्बैंड को मार के उसके फोन से सुजान को मैसेज करते हैं जल्दी आके मिलो। तभी डोनी भागते हुए सुजान के घर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है सुजान तो ऑफिस में है। वो भागते हुए ऑफिस पहुंचता है, मगर तभी सुजान कैब से जाती हुई उसे दिखाई देती है। तो डोनी दूसरी कैब से उसकी कैब का पीछा करने लगता है। तो यहाँ नोआ ली को ट्रैक करते हुए एक जगह पहुंच जाता है। ली उसे अपनी कार के नीचे कुचलने की कोशिश करता है, तो नोआ उस पे गोली चलाता है। ली कार के साथ नदी में गिरता है, मगर नोआ उसे बचा के बाहर लेके आता है। ली से उसे उस आदमी का पता चलता है जो ली को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ डोनी उस स्पोर्ट्स क्लब पहुंचता है जहाँ सुजान का एक्स हस्बैंड काम करता है। वो सुजान को अंदर ढूंढने लगता है कि ऊपर से सुजान किलर से बचने के चक्कर में नीचे जंप करती है। वो काफी घायल है। तभी वो 2 किलर सुजान को मारने वहां पहुंचते हैं।
एक तो मिकी होता है, मगर दूसरे का चेहरा देख के डोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त और रोजा का हस्बैंड योंग है। डोनी को देख के योंग भी चौंक जाता है। योंग ने बड़ी खूबी से उस रात डोनी को अपना विटनेस यानी अलाबाई बना के मिकी और जेकब के जरिए रोजा का मर्डर किया। योंग को शक था कि रोजा के जुनसू के साथ संबंध है। नोआ की थियरी सही निकली थी। जब वाइफ का मर्डर होता है तो मेन सस्पेक्ट उसका हस्बैंड ही होता है। डोनी योंग से कहता है, ये तुमने क्या किया? अपनी वाइफ और बेस्ट फ्रेंड पे शक किया? वो दोस्त जिसने हमेशा तुम्हारी भलाई सोची, उसे 30 साल के लिए जेल भेज दिया। उसकी बातें सुनकर योंग इमोशनल होता है तो मिकी योंग के हाथ कुल्हाड़ी देके कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, इमोशनल बनोगे तो जेल में सड़ते रहोगे। वो उसे सुजान को मारने कहता है। वो मिकी ही था जिसे अपनी वाइफ को मारना था, तो उसने बड़ी चालाकी से जेकब और योंग के दिमाग में ये बात बिठा दी कि उनकी वाइफ बेवफा है। हम तीनों हमारी वाइफ की बेवफाई को लेके हमदर्द है और इस तरह एक्सचेंज मर्डर फॉर्मूला अपनाने का उसने सोचा। डोनी योंग को जुनसू का वो लेटर देता है जिसमें उसने लिखा होता है कि रोजा ने उसके नाम पे खरीदा हुआ अपार्टमेंट उसने ऑलरेडी योंग के नाम कर दिया है। वो तो उसका और रोजा का डिवोर्स बचाने की कोशिश कर रहा था। तो अब मिकी डोनी को मारने मुड़ता है। योंग उसे बचाने बीच में आता है तो वो उस पे गोली चलाता है। अब मिकी डोनी से कहता है कि वो उसे और सुजान को मार के ये केस बनाएगा कि 2 आदमी एक औरत पे दुराचार करने गए, हाथापाई में गोली चली और तीनों मर गए। अब वो जैसे ही डोनी पे गोली चलाने जाता है, दूर से नोआ उसे शूट करके मार देता है। नॉवेल की कहानी से इंस्पायर होके किए गए एक्सचेंज मर्डर की इस केस को न्यूज चैनल बहुत उछालता है। गलत केस खड़ा करने के जुर्म में टॉमी को जॉब से निकाला जाता है। नोआ फिर से चीफ बन जाता है। जुनसू को बाइज्जत बरी किया जाता है। जेकब को 30 साल की सजा होती है। योंग और मिकी तो मारे जा चुके हैं। हॉस्पिटल में पड़े डोनी से नोआ कहता है, यहाँ हस्बैंड किलर है तो हमारे घर में हमारी वाइफ किलर है। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि डोनी को बेस्ट सिटीजन का प्रेसिडेंट ब्रेवरी अवार्ड मिला है, जो मीशा के लिए प्राउड की बात बन जाती है। उसे समझ में आता है वो अपने हस्बैंड को कितना गलत समझ रही थी। तो नोआ अपनी पुलिस की जॉब से इस्तीफा देके डोनी के साथ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोलता है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।